Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 3 of Pure Chemistry, class 11th, periodic properties in one complete shot. तो जैसा कि आपको पता होगा मेरे चैनल पर एक वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 1 आवर के बीच में कंप्लीट करते हैं. उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर ये है एंड थोड़ा सा लेंदी है तो कोशिश करेंगे 1 आवर में कंप्लीट हो जाए बट इट मे एक्सीड. ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं शुरू. तो देखिए सबसे पहली बात जो अब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हैं वो सबसे पहला अटेम्प्ट नहीं था. उससे पहले कई अटेम्प्ट्स हुए जैसा कि आपने एटम के मॉडल्स के बारे में भी पढ़ा है. सो जो अब मॉडल पढ़े जाते हैं जिस तरह से मॉडल को अब देखा जाता है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें यही सब देखा था एंड हमने वहां पे भी देखा था कि कितने सारे अर्ली अटेम्प्ट्स थे किस पर, एटम पर. तो जब एटम के ऊपर इतने सारे अर्ली अटेम्प्ट्स थे तो इसी तरह से जब किसी भी आप चीज को बनाते हैं तो उसमें कई सारे अटेम्प्ट्स आते हैं, है ना, हमेशा. और फर्स्ट वाला तो देखो कभी भी परफेक्ट होता ही नहीं है. फर्स्ट से परफेक्ट सेकंड आएगा, सेकंड से और थोड़ा सा परफेक्ट थर्ड आएगा, है ना. तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के अर्ली अटेम्प्ट्स को कि कैसे क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को. अच्छा, क्लासिफिकेशन की क्यों गई होगी? देखो इतने सारे एलिमेंट्स थे, अब इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, इन सारी चीजों को याद करना बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट्स विद एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स, है ना. अगर आपको ही बोल दिया जाए कि हर एक एलिमेंट को आपको याद करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट की आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, तो कितने सारे एलिमेंट्स है. देयर आर 118 एलिमेंट्स दैट आर नोन टिल नाउ. और अब भी ऐसे कई सारे एलिमेंट्स है जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे बिकॉज ये तो डिस्कवर होते रहते हैं, राइट. So, to make this process easier, the concept of classification came. ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो था वो था डॉबेरेनियर ट्राइड्स. ठीक है, तो डॉबेरेनियर ट्राइड्स 1829 में आए. इसमें क्या हुआ, डॉबेरेनियर ने कुछ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर क्या किया, अरेंज करा और ग्रुप बनाया तीन तीन एलिमेंट्स का. ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. सपोज एक का जो एटॉमिक मास है वो है 1, दूसरे का 2 एंड तीसरे का 3. सपोज इन्होंने बोला कि अगर ये जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो अप्रोक्सीमेटली सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा. एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी. ऐसा इन्होंने कहा. ठीक है, और इन्होंने ट्राइड्स बना दिए. लेकिन क्या हुआ जब ये ट्राइड्स बने तो एट दैट पॉइंट कुछ प्रॉब्लम्स दिखी. उन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे. सबसे पहले देखिए 3 ट्राइड बनाए थे इन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का. ठीक है, इन्होंने आप अगर इन दोनों के एटॉमिक मासेस को यानी कि 7 और 39 का एवरेज निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 23 के बराबर आएगा. फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का निकाला तो अगर आप 40 और 137 का एवरेज निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 88 के बराबर आएगा. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर आप 35.5 एंड 127 का एवरेज निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 80 के बराबर आएगा. ठीक है, तो इन्होंने बोला, इन्होंने ये 3 ट्राइड बनाया और बोला कि देखो इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम है. लोगों ने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी और भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. लेकिन जब और इन 3 ट्राइड्स के अलावा एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई वहीं पर डॉबेरेनियर जी फेल हो गए. कैसे? क्योंकि ये जो डॉबेरेनियर के ट्राइड का कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ उन्हीं 3 ट्राइड्स के लिए ठीक था. जब फर्दर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश की गई तो प्रॉपरली वो फेल हो गए एंड उनकी आपस में प्रॉपर्टीज नहीं कर रही थी मैच जो आगे एलिमेंट्स करे गए. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. फिर आए न्यूलैंड. न्यूलैंड ने बोला मैं तुम्हें एक लॉ ऑफ ऑक्टेव बताता हूँ. ठीक है, ऑक्टेव, ऑक्टेव आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा कि कुछ 8 से रिलेटेड है. अब सुर तो सबने सुने होंगे, सारे गामा पा धा नी सा. आई होप सब भी फेमिलियर होंगे इससे. तो देखो ये 8 होते हैं, काउंट करके देखना, सारे गामा पा धा नी सा. और जो फर्स्ट में होता है वो कौन होता है? सा. और जो 8th में आता है वो भी कौन है? सा. यानी कि फर्स्ट और 8th आपस में कैसे है? सिमिलर है. उसी कॉन्सेप्ट को यूज करा न्यूलैंड ने. कैसे यूज करा देखो, इन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेस पर, किस पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेस पर, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने रिस्पेक्टिव 8th एलिमेंट से सारी प्रॉपर्टीज मैच करेगा.
ठीक है, तो अगर फर्स्ट पे कोई है तो उसका एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट कैसे होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज बेयर करेंगे। अगर कोई सेकंड नंबर पे है तो उसके साथ जो नाइन्थ एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर कोई थर्ड नंबर पे है तो जो टेंथ वाला होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से वही लिमिटेशंस देखने को मिली। क्या लिमिटेशंस देखने को मिली, देखो सबसे पहली लिमिटेशन तो आई कि सिर्फ और सिर्फ ना कैल्शियम तक ही ये सीमित रहा। जब कैल्शियम के बाद अरेंज किया गया तो ये बिल्कुल फेल हो गया बहुत बुरी तरह से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब बाद में जो नोबल गैसेस है वो आ गई तो उसके टाइम पे तो बिल्कुल ही फेल हो गया, ये एंटायर अरेंजमेंट इसकी खराब हो गई। थर्ड नंबर पर आए मेंडलीव। मेंडलीव जो है ये पहली ऐसी क्लासिफिकेशन आई जिसमें आप पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने ना इस क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन्हीं के बेसिस पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी आया, बस थोड़ी बहुत चेंजेस थे। तो अब उसे देखते हैं। उससे पहले इन्होंने क्या करा, अपना एक पीरियोडिक टेबल निकाला। उस पीरियोडिक टेबल का एक लॉ निकाला। वो लॉ क्या था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एक एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है अपने एटॉमिक मासेस की। अब बस इनके लॉ में एक वर्ड की गड़बड़ थी। अगर वो एक वर्ड को ठीक कर देते ना तो पूरी तरह से इनका जो पीरियोडिक टेबल होता वो एक्सेप्टेड हो जाता, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि वो क्या गड़बड़ थी। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, जैसा अभी तक हो रहा था, ठीक है। और उस अरेंजमेंट को बोल दिया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया, वर्टिकल रोज में और हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज करा, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल भी देखा होगा। जो वर्टिकल रोज थी ये वाली, इनको बोल दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको बोल दिया इनको बोला पीरियड्स, ठीक है। देखो वही लिखा है, हॉरिजॉन्टल रोज को बोल दिया पीरियड और वर्टिकल रोज को बोल दिया ग्रुप्स। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्टिकल रोज और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया, यानी कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज किया। जो ग्रुप्स थे वो कितने बने, टोटल 9 ग्रुप्स बने, ठीक है। और इनको कैसे इंडिकेट किया, रोमन न्यूमेरल की हेल्प से इनको अरेंज किया गया। तो 8 तक तो वैसे, और एक ग्रुप को बोला गया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन थे, जीरो ग्रुप में थे आपकी नोबल गैसेस वगैरह जिनकी वैलेंसी कितनी थी, 0, ठीक है। अब जो ग्रुप 8 था उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे जो कि 3 ट्राइब्स में अरेंज्ड थे, करेक्ट। अब आए पीरियड्स की बारी, तो इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए। आगे आ जाइए। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी कि सबसे पहली बात, इन्होंने एलिमेंट्स की स्टडी को काफी सिस्टमैटिक बना दिया और इजी बना दिया। इवन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर भी नहीं हुए थे बट उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी। दूसरी बात, इन्होंने ना अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस छोड़ दिए थे खाली, क्योंकि इतना तो उन्हें पता था कि एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी है वो अभी नहीं रुकेगी, ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स होंगे जो फ्यूचर में भी डिस्कवर होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा। ऐसा नहीं था कि पूरे को ही फिल कर दिया, ताकि जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हो वो उनके पीरियोडिक टेबल में इजीली आ पाए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनको भी करेक्ट करा और उनको अपनी एक्सपेक्टेड पोजीशन और प्रॉपर्टीज में अरेंज करा वहां पर, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स थे। तो पहला डिफेक्ट तो ये था कि हाइड्रोजन को उन्होंने रखा एल्कली मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल्स कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है वो हेलोजन्स के साथ भी प्रॉपर्टीज उसकी मैच करती है। हेलोजन्स क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब। तो जो हाइड्रोजन है उसकी मेटल्स, एल्कली मेटल्स के साथ तो प्रॉपर्टीज मैच करती ही थी बट उसके साथ साथ हेलोजन के साथ भी करती थी। इसीलिए द पोजीशन ऑफ हेलोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज कंट्रोवर्शियल। तो सबसे पहला डिफेक्ट तो यही था। सेकंड डिफेक्ट जो इनके टेबल में आया कि इन्होंने क्या बोला था कि हम ना अरेंज करेंगे जो एलिमेंट्स हैं सभी को किस बेसिस पे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेस पे। बट इन्होंने, क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनको अगर ये अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तो उनकी ना प्रॉपर्टी मैच नहीं करी थी, इसीलिए अपने उस रूल को इन्होंने कहीं कहीं वायलेट करा ताकि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो अच्छे से मैच करें और एक ही पीरियड में, एक ही रो में वो आ जाए, कौन से ग्रुप्स में आ जाए एक ही। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास हायर है वो किसके पीछे है, उस एलिमेंट से पीछे है जिसका एटॉमिक मास लोअर है, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने अपने ही लॉ को भी कई कई जगह वायलेट करा।
अब आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और उन्हें अच्छे से जगह भी नहीं दी अपने पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कई जगह ऐसा देखा गया कि जो ग्रुप्स थे ना, उनमें जो एलिमेंट्स थे उन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं खा रही थी। और कुछ जगह ऐसा देखा गया कि जिन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं वो एक ग्रुप में है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनकी मतलब प्रॉब्लम्स दिखाई गई। अब कुछ चीजें इन्होंने सही भी की लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसीलिए उनको इजीली माना नहीं गया। जैसे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को इन्होंने अपने टेबल में अलग से जगह दी, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करा, इस वजह से उस चीज को भी कॉन्ट्रोवर्सी में ला दिया गया। ठीक है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम क्यों है। तो ये एक्सप्लेनेशन की कमी और कुछ कुछ जगह अपने रूल को ही वायलेट करने की कमी देखी गई। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में वही जो मैं बोल रही थी, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ एंड एवरीथिंग वाज करेक्ट। क्या? Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मेंडलीव लॉ में यहाँ पर एटॉमिक मासेस लिखा गया था। तो बस क्या हुआ कि एटॉमिक मासेस की जगह हमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, किसके? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो मेंडलीव काफी हद तक सही पहुंच गए थे अपने क्लासिफिकेशन में, बस थोड़े से चूक गए थे। ठीक है, इसीलिए वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। जैसे कि एटॉमिक वाले चैप्टर में जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? हेनरी मॉजिले ने दिया था। ठीक है, हेनरी मॉजिले, नाम याद रखिएगा और हैंडराइटिंग इग्नोर करिएगा। तो हेनरी मॉजिले, बस समझ आना चाहिए। हाँ जी, हेनरी मॉजिले ने किया था। अब जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? उसे बोला जाता है या तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर ही इसको बनाया गया है। इसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ना कि एटॉमिक मास के। ये है वो पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, चार ग्रुप आपको देखने, सॉरी, चार ब्लॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाला एस ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक एंड नीचे की तरफ जो शायद इसमें विजिबल नहीं है वो होता है एफ ब्लॉक, जिसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती है। एस ब्लॉक में कौन होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं मेटल्स। कौन से वाले? एल्कली मेटल्स, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वैसे सॉफ्ट होते हैं ना। डी ब्लॉक में कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, बट ये एल्कली मेटल्स नहीं होते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके काफी हाई रहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में आते हैं नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के साथ साथ यहाँ पर आते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ये ग्रुप 18, ग्रुप 18 किसका है? पूरा नोबल गैसेस का। एफ ब्लॉक में आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। थोड़ा सा यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देते हैं पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहली बात देखो, ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी, जो वर्टिकल रोज है, ये क्या है? ये है ग्रुप। ठीक है, ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या है? ये है पीरियड्स। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे समझते हैं पीरियोडिक टेबल को। देखो, जो ये वाले मेटल्स, जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की एलिमेंट्स की बात करूं तो इन सबकी प्रॉपर्टीज ना आपस में सेम होंगी। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे कुछ एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब इतना रिमार्केबल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर हम एक पीरियड के अलोंग मूव करें, यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो क्या होगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स हैं, इस साइड मेटल्स है, मैंने आपको अभी भी बताया, इस साइड नॉन मेटल्स है। तो अगर आप एक पीरियड के अलोंग मूव करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो क्या होगा कि जो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। लेकिन लेकिन अगर आप इस साइड मूव करोगे, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे ज्यादा एलिमेंट्स आने लगे, डिस्कवर होने लगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई नाम में। किसके नाम में? एलिमेंट्स के नाम में। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट जिस भी एलिमेंट को डिस्कवर करता था वो अपना नाम उसको दे देता था। लेकिन फिर बाद में ये डिस्कशन का टॉपिक बन गया कि अगर इस तरह से नाम बढ़ते जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल टू लर्न, है ना। इसीलिए आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि अगर कोई भी एलिमेंट आए तो उसका एक ऐसा एक्सेप्टेड नाम हो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और इजी भी हो और हर एक उसको इजीली यूज कर पाए। ठीक है, क्या था वो? उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि हर एक डिजिट को क्या नेम दिया गया। जैसे कि अगर कहीं पर भी आपको 0 दिख रहा है तो उसको बोला गया निल, 1 दिख रहा है तो उसको बोला गया अन, 2 है तो उसे बोला गया बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो एन। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां पर आईयूपीएसी में 7 को बोला जाता है हेप्ट, पर यहाँ पर 7 को बोला गया है सेप्ट। तो आप ये याद रखें कि इट इज नॉट हेप्ट हियर, इट इज सेप्ट। एब्रीविएशन कुछ नहीं है, इनकी एब्रीविएशन वो है जो कि फर्स्ट लेटर आ रहा है इनके नेम में। अब हम देखते हैं कि कैसे जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उसको नाम दिया गया। देखो जैसे कि अगर हम पहले वाले को ले लें 101 को, तो 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 को अभी हमने देखा अन, है ना। 0 को क्या बोलते हैं? निल, और फिर से 1 को क्या बोलेंगे? अन। तो क्या बन गया? अन, निल, अन। अब जैसे ही आपने इन डिजिट्स का नाम लिखा उसके तुरंत बाद आप लगा दीजिए आई यू एन विच इज ईएम। तो क्या बन गया? अन, निल, अन, ईएम। देखिए क्या यही नाम है? एक बार चेक करते हैं। ये रहा आपका अन, निल, अन, ईएम, है ना। अब इसका सिंबल कैसे बनेगा? जो आपका पहला डिजिट था 1, उसका नाम क्या था? अन, तो वो कहां से स्टार्ट हुआ था? यू से। दूसरा डिजिट था निल, वो कहां से स्टार्ट हुआ था? एन से। और तीसरा डिजिट था अगेन 1, तो उसको यूज किया था हमने अन, तो हो गया 0। तो सिंबल क्या हो गया? यू एन यू। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा एक और देख लेते हैं। देखो ये वाला 114 ले लेते हैं। देखो 114 में क्या हुआ? 1 के लिए हमने यूज किया अन, अगेन 1 के लिए हमने यूज किया अन, और 4 के लिए हमने यूज किया क्वाड, और लास्ट में हमने लगा दिया ईएम, तो अन क्वाडियम। ठीक है, देख लो एक बार, अन क्वाडियम। ठीक है, पहला था अन तो उसके लिए हमने यूज किया यू, दूसरा था फिर से अन तो हमने यूज किया यू, एंड थर्ड था क्वाड तो उसके लिए हमने यूज किया क्यू। तो यू, यू एंड क्यू। अब देख लो ऑफिशियल नेम्स कितने डिफिकल्ट थे जिस वजह से इसको लाना पड़ा। जैसे कि 101 का नाम था मेंडेलिवियम, 102 का नाम था नोबेलियम, 103 का नाम था लॉरेंशियम, 104 का नाम था रुदरफोर्डियम, 105 का नाम था ड्यूबनियम। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि हर एक साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया था एलिमेंट को, तो बस इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एक इजी मेथड सामने लाया गया। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स, पीरियोडिक टेबल के कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो कि मैं एक थोड़ा सा कोई इंट्रो भी दे रही थी आपको पीरियोडिक टेबल में। अब आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहली बात हम करते हैं ग्रुप्स की। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स हैं क्या? जो वर्टिकल रोज हैं उन्हें हमने ग्रुप्स बोल दिया। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तरह नहीं है, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की पीरियड्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज को ही बोल दिया गया पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अब हम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स सेम वैलेंस शेल में ही फिल्ड होंगे। ठीक है, सेम वैलेंस शेल में ही फिल्ड होंगे। जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी कि एटम का साइज कम हो जाएगा जब आप एक पीरियड के अलोंग जाते हो। और जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, जिस वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, और अगर
टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हम उन 4 एलिमेंट 4 ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताए थे। कौन कौन से थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ कि हम इन सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एंड जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एसोसिएटेड होती है कि वो किस ग्रुप से है। अगर वो एस ब्लॉक से होंगे तो उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एस से ही एसोसिएटेड होगी, एस ऑर्बिटल से। ठीक है, और मतलब या एस शेल से। ठीक है, और अगर हम पी ब्लॉक पे होंगे तो वहां पर पी से एसोसिएटेड होगी, अगर डी पे होंगे तो डी से, एंड अगर एफ से होंगे तो एफ से एसोसिएटेड होगी। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस ब्लॉक की एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये है एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम कितना सॉफ्ट होता है? इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत लो होते हैं। ऑब्वियसली जब इतने सॉफ्ट हैं तो इनके बीच में बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, और अगर बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, इसके बाद ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। आगे बढ़े अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कौन कौन आता है। नॉन मेटल्स आते हैं, और आपके कौन आते हैं? नोबल गैसेस आती है। ठीक है, NS2 NP126 इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली कैसे होता है? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। सबसे पॉपुलर जो नॉन मेटल है वो कौन है? कार्बन। कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कोवेलेंट बनाता है, सिंपल। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। ऑब्वियसली जब आपके लेफ्ट साइड मेटल्स हैं और राइट साइड आपके नॉन मेटल्स हैं, तो ऑब्वियसली जब आप लेफ्ट से राइट साइड जाओगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, है ना। अब जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की किसी भी ग्रुप में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ग्रुप में कम होती जाती है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपने पढ़ा होगा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, जो कि होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन तो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि भाई फ्लोरीन इज वेरी 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 रिएक्टिव, है ना। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव इनके ग्रुप में आयोडीन होता है। तो अब आप इसी एग्जांपल से याद रख सकते हो, ये किस में? पी ब्लॉक में ही आ रहे हैं, है ना। नॉन मेटल्स हैं, हेलोजेंस हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या हो रहा है कि देखो, फ्लोरीन की तो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है लेकिन आयोडीन की उतनी नहीं है। यानी कि डाउन द ग्रुप व्हेन यू आर मूविंग तो जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जो अब हर एक पीरियड के एंड में क्या है? नोबल गैस, है ना, ग्रुप 18। तो हर एक पीरियड के एंड में क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है। और ये इसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्लोज होता है, NS2 NP6, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, स्टेबल है बिल्कुल। और जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता जाता है। अब आप खुद सोचो ना, अगर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज हो रही है, मैंने बोला कि ये ना नॉन मेटल्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है, और जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो जब ये नॉन मेटल्स है और इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। अगर इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक। क्या कहना चाह रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर। इतना तो आपको समझ आया होगा। तो अगर डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी कम होने का मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। वही चीज बोली गई है कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे बढ़ता जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आ जाइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका क्लास 12 में एक डिटेल चैप्टर है, एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो जो केमिस्ट्री पे आएगी वो उसी पे ही होगी। तो इसीलिए हम डी एंड एफ ब्लॉक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना नीडेड है सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं। देखिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है N-1 D1 to 10 एंड NS0 to 2। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, किसमें? ग्राउंड स्टेट में। अब देखो, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं।
डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 का मतलब हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो अगर एक एलिमेंट में 10 पूरे फिल नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसीलिए डी ब्लॉक में अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतर एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास टोटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। सबसे पहली बात, सारे के सारे मेटल्स हैं यहाँ पे भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था जब अभी पीरियोडिक टेबल दिखाया था। दूसरी चीज कि इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि जो इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अधिकतर इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो बॉन्ड भी बाहर से दूसरे एटम के साथ ज्यादा बनाएंगे, और जब इतने सारे बॉन्ड्स बनेंगे तो बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रांग होंगे, और जब बॉन्ड्स स्ट्रांग होंगे तो उनके तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड जब हम बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो हम किस तरह से, उनमें से एक दो प्रोसेस आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग भी तो है, तो इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, अधिकतर सॉलिड देखने को मिलता है, बट अधिकतर, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। जैसे कि मरकरी, मरकरी हमेशा आपको क्या सॉलिड में मिलता है? नहीं। गैलियम, गैलियम भी आपको सॉलिड में नहीं दिखता यूजुअली। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली सॉलिड इन नेचर बट नॉट ऑलवेज। ठीक है जी, आगे आ जाइए। अधिकतर कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। अब देखो दो तरह का मैग्नेटिक नेचर होता है जो कि कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट दिखाता है। पहला होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में फर्क क्या है? अगर किसी भी एलिमेंट के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ इस बात से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मैंने बोला डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि उनके पास होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये बनेंगे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स ये बनाते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इन्हें कैटलिस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, आगे आ जाइए आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 एंड ns2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इन्हें ना बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद ही आते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फिल होता है मेन शेल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वहां पर वो क्या रहता है? n-1। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n-2 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें बाहर वाले शेल में फेल हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर वाले शेल में फेल हो रहे हैं पहले, है ना। तो इस वजह से इन वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले ये दो रोज में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के नीचे। इनमें से एक को बोला जाता है लैंथेनॉइड, दूसरे को बोला जाता है एक्टेनॉइड। क्यों इन्हें लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बोला जाता है? क्योंकि ये जिस एलिमेंट के बाद स्टार्ट होते हैं, जैसे कि जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है, इसीलिए उसको बोल दिया गया लैंथेनॉइड। सिमिलरली जो एक्टेनॉइड्स है वो एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। नाउ दिस डजंट मीन कि जो लैंथेनम है और जो एक्टिनियम है दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा नहीं है, जो लैंथेनम है और एक्टिनियम है दे आर मेंबर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन क्योंकि उनके तुरंत बाद एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड सीरीज शुरू हो जाती है इस वजह से इनका नाम ऐसे आपस में रखा गया। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होती है कौन? लैंथेनॉइड सीरीज, और एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक एक्टिनॉइड सीरीज होती है। ठीक है, ये जो दो सीरीज है इन्हें क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। सभी के सभी मेटल्स हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। इन सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अधिकतर प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, जो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, इसीलिए जब आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, मेटल्स की बात करते हैं। आधे से ज्यादा तो मेटल्स की बात हो ही गई है, बट फिर भी अब आपने खुद इतना पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया तो इतना तो अंडरस्टैंडेबल है कि सबसे ज्यादा
जो स्पेस है पीरियोडिक टेबल में वो किसने लिया हुआ है, मेटल्स ने। भाई ऑब्वियसली एस ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, पी ब्लॉक सॉरी नॉट इन पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में भी मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में ही सिर्फ नॉन मेटल्स हैं, वहां पर भी सारे नॉन मेटल्स नहीं है, उनके साथ साथ नोबल गैसेस भी हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है, मेटल्स हैं। 78% से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो कौन, हमें पता है, मेटल्स ही पता है। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट अगेन नॉट ऑलवेज, गैलियम एंड मरकरी इज द एक्सेप्शन फॉर दिस। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अगेन यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मरकरी एंड गैलियम अगेन इज अ एक्सेप्शन फॉर दिस केस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, और मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप इनको थिन शीट्स में भी कर सकते हैं, एंड डक्टाइल यानी कि आप इनकी वायर भी बना सकते हैं। सोनोरिटी भी दिखाते हैं, यानी कि एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक साउंड भी आती है जैसे आप इन पे टक करते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन मेटल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, ठीक है। पी ब्लॉक में प्रेजेंट है, पी ब्लॉक में इनके साथ साथ कौन प्रेजेंट है, नोबल गैस प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स भी यूजुअली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो गैसेस भी हो सकते हैं, इनके लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अगेन देयर इज एक्सेप्शन फॉर दिस केस ऑल्सो। आपको कार्बन का तो पता ही होगा, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, एक एलोट्रोप होता है डायमंड और एक एलोट्रोप होता है इसका ग्रेफाइट। Diamond is a bad conductor of electricity, but if I talk about graphite, it is a very good conductor of electricity. तो exception यहाँ पर भी है, but yes, usually a poor conductor of heat and electricity होते हैं कौन, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, अभी अभी हमने बात करी, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाओगे तो घटेगी, ठीक है। सिमिलरली मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो लेफ्ट टू राइट कम होता जाता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। मोस्ट जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी कि आप अगर इनको आप शीट्स बनाने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगे, जैसे चौक होती है। चौक को अगर आप शीट्स में करना चाहोगे, आप उस पर हैमर मारोगे तो वो तुरंत एक पाउडरी फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ना ही तो ये मेलिएबल है, ना ही ये डक्टाइल है, एंड इनके पास भी कोई सोनोरिटी वगैरह नहीं होती है। अगर हम आगे देखें मेटेलॉइड्स को, तो मेटेलॉइड्स कौन होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टेल्यूरियम, ये सब, ठीक है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें मेटलॉइड्स के साथ साथ सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। आगे आ जाइए नॉन मेटल्स पे, सॉरी नोबल गैसेस पे। तो नोबल गैसेस कौन है, नोबल गैसेस है आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। क्यों इन्हें ऐसा नाम दिया गया है, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल, बहुत स्टेबल है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इसीलिए, एंड बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं नेचर में। अब आ जाइए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हमने बोल दिया। ग्रुप 1 में कौन है, एल्कलाइन मेटल्स, एंड ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन्हें हमने बोल दिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके साथ साथ जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, उनको भी बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर हम साथ में मिला दें तो हमें कौन मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। आगे आ जाइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अभी अभी हमने बात करी, कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता, ठीक है। आगे आ जाइए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी मैंने आपको बताया। आगे आ जाइए, अब हम बात करने वाले हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की जो कि हमें एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं, मतलब हर एक चीज हम पहले हर एक हम प्रॉपर्टी लेंगे, फिर हम देखेंगे वो जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप्स के अलोंग, पीरियड्स के अलोंग किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, या सबसे पहला फीचर हम देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे पहली बात एटॉमिक रेडियस होता है कि किसी भी एटम के सेंटर से, यानी कि न्यूक्लियस से उसके सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा है कि आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक करेक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन की, तो हम करेक्ट एटॉमिक रेडियाई भी नहीं निकाल सकते। लेकिन लेकिन थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके देखिए, कोई भी एटॉमिक रेडियाई सबसे पहली बात तो कंप्लीटली करेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे बता ही नहीं सकते। तो जितने भी नोन मेथड्स हैं वो आप पहले ही अपने दिमाग में बिठा ले कि उनमें से कोई भी कंप्लीटली करेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम देखने वाले हैं 3 तरह के रेडियस, एक्चुअली 4 तरह के। कौन कौन से? कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवर्ल्ड रेडियस, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन होता है? वंडरवर्ल्ड रेडियस। वंडरवर्ल्ड रेडियस किनके बीच में होता है? गैसेस के एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले एक एक को। कोवेलेंट रेडियस, देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? अगर कोई कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में कि ना ऐसे दो एटम्स शेयर कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि वो कितने पास पास होंगे। तो यहां से लेके यहां तक का जो इन दोनों के बीच, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको हाफ कर दें तो वो होता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी तो कर रहे हैं, तो क्या ये टोटली करेक्ट होगा? नहीं। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो जब एक आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है, जब एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो उस टाइम पे इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दे तो हमें मिलता है आयनिक रेडियस। वंडरवर्ल्ड रेडियस क्या होता है? जब नोबल गैसेस के एटम्स, जब नोबल गैसेस के एटम्स एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मतलब वो आपस में इतने दूर होते हैं और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, तो उसे बोलते हैं वंडरवर्ल्ड रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है? दो एडजेसेंट मेटल आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको हाफ कर दें तो हमें मिल जाएगा मेटेलिक रेडियस। तो आप देख सकते हो कि कोई भी ना करेक्ट नहीं है। अब आपको इस डेफिनेशन से और इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इतना तो समझ आ गया होगा कि कोई भी रेडियस करेक्ट नहीं है ना। अब देखो वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन देखना ही तो हमारा काम है इस चैप्टर में। एटॉमिक रेडियस किस तरह से बढ़ता है? पहली बात तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शेल्स है वो बढ़ते जाते हैं। बट अगेन एक और बार हम देख लेते हैं, और जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम नीचे जाते हैं तो मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। क्योंकि देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो शेल्स तो नहीं बढ़ रहे, शेल्स तो तब बढ़ रहे हैं जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, शेल्स तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन जब आप ऐसे जा रहे हो ना तो क्या हो रहा है? शेल्स उतने ही है, शेल्स उतने ही है, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने ही बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रहेंगे तो उसी शेल में ना, लेकिन प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज। और जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो एटॉमिक साइज कम कम होता जाएगा, एंड जब एटॉमिक साइज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट कम होता है। आ जाइए अब आप आयनिक रेडियस पर। तो आयनिक रेडियस क्या होता है? कटायन और अनायन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे हम निकालते हैं। ठीक है, जो आयनिक रेडियाई है वो भी एटॉमिक रेडियाई का ही जो ट्रेंड है वो फॉलो करता है, यानी कि आप अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कम होता जाएगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, कटायन क्या होता है? कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स। आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलते हैं दैट इज अ कटायन। और ये कब होगा? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब आप किसी भी एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा? कटायन बन जाएगा। सिमिलरली अनायन कब बनता है? अनायन तब बनता है जब किसी भी एक एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब आप किसी भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो अनायन बन जाएगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जब कुछ एटम्स या आयंस के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, जैसे कि O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, ये क्या है? इन सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है सेम। कितने? 10। तो इसीलिए इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनका रेडियस तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। डिफरेंट तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज है,
यहाँ पे माइनस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे +2 का चार्ज है। तो जब न्यूक्लियर चार्जेस ही डिफरेंट हैं तो इनका एटॉमिक रेडियाई तो डिफरेंट होगा। तो ये आप याद रखिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भले ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट देन टू देयर एटॉमिक रेडियाई इज, या आयनिक रेडियाई इज। तो अब हम आ गए हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जिसको हम डिनोट करते हैं Z इफेक्टिव से। ठीक है, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप नाम से समझने की कोशिश करिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका कितना चार्ज इफेक्टिव है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूक्लियस में होता है हमारे पास प्रोटॉन और उसके साथ साथ होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में से चार्ज बियरिंग स्पीशीज तो सिर्फ एक है, कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास ही तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो यानी कि जो एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना अपना चार्ज, कितना उसके पास चार्ज है और वो किस पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो हम दो स्पीशीज पढ़ेंगे जिससे हम देखेंगे कि ये जो Z इफेक्टिव है ये कैसे वैरी करता है किस स्पीशी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि एक ऐसे एटम की जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाउ इमेजिन कि ये एक आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। भाई न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता, तो इसीलिए हम उसे नहीं दिखा रहे। तो इसके पास बहुत सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब ये रहा इसका फर्स्ट शेल। ठीक है, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। नाउ अब आप खुद सोचो, ये जो सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं ये इजीली क्या करेंगे, इनका फोकस सिर्फ एक ही पे है, तो ये इजीली इन सभी का फोकस हर एक प्रोटॉन का इस पे है, तो इसको अपनी तरफ बहुत ही पावर से अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो यानी कि जो इनकी पावर है, किसकी, प्रोटॉन्स की, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियस की जो पावर है दैट इज वेरी वेरी सुपीरियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो बेचारा एक ही है ना, और इसके सामने कितने सारे प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो Z इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम बात करते हैं कि पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स का एक ही बच्चा है। ठीक है, इन पेरेंट्स का सिर्फ एक ही चाइल्ड है। ठीक है, अब अगर इनके पास एक ही चाइल्ड है तो इनका सारा फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है, तो इनकी जो डोमिनेंस होगी, इनका जो रूल होगा वो इस बच्चे पे सबसे ज्यादा होगा। इतना तो क्लियर है। अगर इन्हीं पेरेंट के 2 किड्स होते तो इनका फोकस भी तो 2 से डिवाइड हो जाता। समझ गए आपकी भाई, 2 किड्स हैं तो इस पे भी ध्यान देना है एंड इस पे भी, इस पे भी ध्यान देंगे, इस पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो डिवाइड हो गया, तो इनकी जो देखो पावर कम नहीं हुई बट इनका फोकस डिवाइड हो गया, एंड फोकस डिवाइड होने से क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी सी तो छूट मिल ही जाएगी, है ना। अगर 3 बच्चे हो गए तो देखो और फोकस डिवाइड हो गया अब तो। ठीक है, तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती जाती है, ऐसा इमेजिन करो कि ये जो न्यूक्लियस है दिस इज द पेरेंट ऑफ एन एटम, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बच्चे हैं। तो ये जितने ज्यादा होंगे उतना इनका जो न्यूक्लियस का फोकस है वो कम होता जाएगा एंड Z इफेक्टिव कम होता जाएगा। ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ज्यादा ही Z इफेक्टिव होगा। इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है। तो एक रीजन तो ये था जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है जी, अब देखो मैंने यहाँ पे बाहर एक और बार ये बनाया शेल, ठीक है, एंड एक और शेल बनाया, एंड सपोज यहाँ पे और भी शेल्स है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो भले ही ये जो न्यूक्लियस है ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, बट क्या आपने एक चीज नोटिस की कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, सॉरी अट्रैक्शन होता है, तो जो सेम सेम चार्जेस हैं जैसे ये दोनों सेम है तो इनमें क्या रिपल्शन नहीं होगा, क्या ये एक दूसरे को पीछे नहीं खींचेंगे।
ऑब्वियसली एक दूसरे को धक्का देंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने आप से और दूर कर रहा है। अगर ये इसको और दूर करेगा तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से भी बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर एक दूसरे को रिपेल करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो ये दो रीजन है जिस वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z इफेक्टिव कम हो जाता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने वाले विच इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखो नाम से समझो, आयनाइजेशन यानी कि हमें आयनाइजेशन करनी है। आयनाइजेशन मतलब आपके पास एक न्यूट्रल एटम होगा एंड आपको ना उसको आयन में चेंज करना है। आपको क्या करना है, उसे आयन में चेंज करना है। एंड आयन में आपको किस तरह से चेंज करना है, आपको ना उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। ठीक है, अब तो जब हम आयनाइजेशन करते हैं यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एंड एंथैल्पी इज बेसिकली द एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी आपको एक एटम को देनी पड़ रही है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए वही लिखा है यहाँ पर, इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट था M, ठीक है जी। अब आपने इसको एनर्जी दी, जब आपने इसको एनर्जी दी तो ये M प्लस बन गया। M प्लस क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो यूनिट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो होती है kg पर मोल्स। ठीक है, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, अब हम आ गए हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि जैसे ये वाली जो थी, आपने जो एटम था वो अपने ग्राउंड स्टेट में था, आपने उसको एनर्जी दी, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, अब आपके पास है M प्लस। अब आप M प्लस को, आपको M प्लस को ना और ज्यादा आयनाइज करना है, तो आपने इसको फिर से एनर्जी दी, तो ये बन गया M2 प्लस। ठीक है, तो अब जो एनर्जी आपने इसको दी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको M2 प्लस को दोबारा से आयनाइज करना चाहते हो और M3 प्लस बनाना चाहते हो, तो जब आप और एनर्जी उसे देंगे तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। दैट मीन्स कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी, उसकी वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी 2 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी उसकी वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी 2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और आयनाइज करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 4 देंगे तो उसकी भी वैल्यू इन तीनों से ज्यादा होगी। मतलब आप जितना ज्यादा आयनाइज करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी एटम को देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर वो दो, जब उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के थोड़ा और पास होगा, एंड न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अब आपको उसको उस मतलब अट्रैक्शन से, जो अट्रैक्शन में वो है न्यूक्लियस के साथ, उसे उसको ओवरकम करना है। तो ओवरकम करने के लिए आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो न्यूक्लियस के और पास होगा, इसीलिए आपको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द रीजन कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड दिस रूल इज सेम फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल। ठीक है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का एक डायग्राम है, ये एक एटम था। ठीक है, आपने इसको क्या दी, एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी आपने, आयनाइजेशन एनर्जी दी। जब आपने इसको एक एनर्जी दी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इस एटम से बाहर निकल गया और इस एटम पे क्या, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब हम वेरिएशन देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या होता है। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव पढ़ाने का एक रीजन था कि आप आधे से ज्यादा चीजें जेड इफेक्टिव से ही सॉल्व कर सकते हो।
कैसे? देखो, एक ट्रेंड होता है जेड इफेक्टिव का, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, अभी कर देती हूँ। देखो, जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आपका जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम जेड इफेक्टिव होगा। खुद लॉजिक से आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, मैंने आपको बोला था कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, आप देख रहे हो न्यूक्लियस की पावर। न्यूक्लियस में चार्ज किसके पास है? प्रोटॉन के पास। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोटॉन की जो पावर है वो ज्यादा हो, तो हमें प्लस चार्ज को बढ़ाना होगा। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की पावर होगी उसी को ही तो बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो जस्ट ऑपोजिट होता है पॉजिटिव चार्ज के, तो हमें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए था, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर होगा। मतलब आप इसी लॉजिक से, अगर आप कभी भूल भी जाओ कि क्या इसका ट्रेंड रहता है जेड इफेक्टिव का, तो आप इस लॉजिक से समझ सकते हो कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की पावर। एंड न्यूक्लियस की पावर किस पे डिपेंडेंट होती है? प्रोटॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हम जेड इफेक्टिव की हेल्प से कैसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब अगर आपने एक बार याद कर लिया कि जेड इफेक्टिव का क्या ट्रेंड होता है, तो आप इसको भी समझ जाएंगे। देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेड इफेक्टिव किसी का ज्यादा है, अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। और अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो उसका जेड इफेक्टिव भी कम। अब आपको जेड इफेक्टिव तो देखना आ गया, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका जेड इफेक्टिव कम होगा। इसी तरह से आप ये भी पता कर सकोगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसीलिए बढ़ती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन अलोंग अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही जगह में बैठे हैं, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट जो एटम का साइज है दैट वो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतनी ज्यादा फोर्स से खींचेगा, तो जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो उनको निकालना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब उनको निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा तो हमें एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। इस लॉजिक से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? बढ़ती जाती है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको क्या बोला कि प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं हम वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप। खुद सोचो, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, और अगर वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। जो न्यूक्लियस है वो इतनी ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को काफी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को काफी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो हमें उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब आपको समझ आ गया, एंथैल्पी मतलब एनर्जी,
ठीक है। अब देखो, इतना तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपको किसी भी एटम को कितनी एनर्जी देनी पड़े कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले ले। आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम एटम को एनर्जी दे रहे थे ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अब की बार हम उसे एनर्जी देंगे कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर होगा सब कुछ उल्टा, जो ट्रेंड होगा, क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, जब आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सपोज ये एक एटम था, ठीक है, आपने इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी, ठीक है, आपने इसको एनर्जी दी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉन गेन वाली। अब ये ना ए माइनस बन गया। ए माइनस क्यों बन गया? क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी और साथ में ना यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी रख दिया। अब इस पे माइनस चार्ज आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ जेड इफेक्टिव कम हो गया है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हुआ, अब तो प्रोटॉन ही कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है अलग अलग आपके हेलोजेंस की, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। अब आप देखो, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है 333, देन क्लोरीन की है 348, देन ब्रोमीन की है 324, फिर आयोडीन की है 295 एंड एस्टेनिन की है 270.1। एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, हमने बोला था कि जो डाउन द ग्रुप होती है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, बोला था हमने। तो अगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बढ़नी चाहिए थी, ना। क्यों बढ़नी चाहिए थी? इसीलिए बढ़नी चाहिए थी क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल उल्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आप एक चीज देखो, ये तो 333 है, इसके बाद ये हो गया 348, चलो थोड़ा सा बढ़ा, देन ये आ गया 324, ये तो और कम हो गया, फिर ये आ गया 295, ये तो और कम हो गया, एंड देन इस पे तो बिल्कुल 270.1 ही हो गया। तो ये इरेग्युलर पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ साइज की वजह से। देखो, हमें फ्लोरीन को ज्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ी, क्योंकि देखो फ्लोरीन ना एक बहुत छोटा सा एटम है। अब आप सोचो, एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है, ठीक है, इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। सपोज इसके पास ना 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। अब इसका ऑलरेडी बहुत छोटा सा घर है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ये कहाँ रखेगा उनको, ठीक है। वहीं पर इसके पास भी 3 है, ठीक है, तो इसका घर इससे तो बड़ा ही है, एक आधे को तो एडजस्ट ही कर लेगा। इसका तो और भी बड़ा है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो आराम से 2 3 को भी एडजस्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि मैं वो एनर्जी दे रही हूँ ताकि एक एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब ये तो ऑलरेडी इतना छोटा है, ये क्यों लेना चाहेगा किसी इलेक्ट्रॉन को? जब इसका घर ऑलरेडी इतना छोटा है तो ये क्यों चाहेगा कि मेरे अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक और इलेक्ट्रॉन रहने लग जाए? नहीं चाहेगा ये। तो इसीलिए हमें इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी ले लो और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लो, बट ये नहीं लेता, ये मना कर देता है, इसीलिए हमें एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज करके इसको देनी पड़ती है, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये थोड़ा और क्या है, बड़ा है, तो ये फिर भी थोड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप आ जाइए ब्रोमीन पे, देखो ब्रोमीन पे आके क्या हुई, कम हो गई, क्योंकि ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा है। आपने उसको थोड़ी कम एनर्जी दी, उसने तब भी ले ली, क्योंकि उसके घर में जगह थी, वो उसको एडजस्ट कर सकता था।
है ना। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन तो भाई और भी बड़ा है, इन सबसे ही बड़ा है। ठीक है, अब आप देखो, इसके पास 3 है, तो ये तो भाई बोल रहा है कि मेरे को तो तुम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे तो भी मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना बड़ा घर है। इसीलिए इसकी सबसे, देखो 295 है। एंड सेम आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन दोगे कि इसका घर तो आयोडीन से भी बड़ा है, एस्टेनिन का, इसीलिए इसको तो और भी कम एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। सो दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप इस पैटर्न में देख रहे हैं। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक एटम पे, तो इतना तो हमें समझ आ गया कि वो एटम कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जब हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड एटम पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, आप खुद सोचो। एक एटम था, पहले वो न्यूट्रल था, तो जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। कोई बात नहीं, चलो पहले तो न्यूट्रल था तो इजी था डालना, बट अब इस पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है एंड आपको इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्स नहीं करेगा, इसको बोलेगा नहीं कि दूर जाओ, क्योंकि सेम सेम चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई एक्सेप्ट कर लो, इसको अंदर आने दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको दूर करेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि एनर्जी बढ़ गई। तो यहां पर भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बढ़ती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 होगी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 होगी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 होगी, एंड आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। द रीजन बीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक ऑक्सीजन एटम में ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीजन एटम क्या बन जाएगा, O माइनस आयन। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे O माइनस आयन में, ताकि वो O2 माइनस का आयन बन जाए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को वो ओवरकम कर सके। एक और बात देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, उसमें पहले एनर्जी रिलीज होती है, मतलब पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो हीट रिलीज हो जाती है, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हो तो हीट ना एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब क्यों होती है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ गया उस एटम पे और आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती जाती है। सिमिलरली जब आप एक और इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो वो और ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो यानी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, पहली वाली होती है हमेशा एक्सोथर्मिक और उसके बाद वाली होती है एंडोथर्मिक। ठीक है जी, आगे आ जाइए। अब किस किस फैक्टर पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एटॉमिक साइज। अब ऑब्वियसली एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है। अब आप एक चीज समझ रहे हो, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, अब हमें देखना है, अब ना हमें देखना है कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा काम आसान होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले कौन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले एटम। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना तब आसान हो जाएगा जब न्यूक्लियस उसे बहुत अच्छी फोर्स से अट्रैक्ट कर पाए। यानी कि अगर साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव बन जाती है। लेस नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हो कि वो बढ़ जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए -3 और -2 में से कौन बड़ा है, तो -2 और -3 में से -2 बड़ा है। ठीक है, तो ये वही वाली बात है, वैल्यू किसकी ज्यादा है ये, तो लेस नेगेटिव, यानी कि आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी वहां पर। समझ रहे हैं आप,
और जो नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा कि इट बिकम्स मोर नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको और कम एनर्जी मिलेगी। और कम एनर्जी कब मिलेगी? जब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड इजीली जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है उसे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच पाएगा और कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या हमें मिलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब हम बात करें अगर सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहेगा। आप खुद सोचो ना, अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो जो एटम है वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आए? सो दैट्स वाई अगर सिमेट्री होती है तो ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, अब आ जाइए आप आगे। क्या वेरिएशन रहती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अक्रॉस अ पीरियड? अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है? अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मैंने आपको बताया क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हमें हमारा फायदा हो रहा है। देखो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है यानी कि क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या मिलेगी? लेस नेगेटिव, सॉरी मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब हमें और छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा यानी कि हमें क्या मिलेगी? लेस नेगेटिव वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी कंपाउंड की ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की कि वो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एक एटम अपनी तरफ कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है कैन बी नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते कि किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ न्यूमेरिकल स्केल्स हैं हमारे पास, जैसे कि पॉलिंग स्केल, मिलिकन जेफ स्केल, एल्फ्रेड कॉचू स्केल, बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इतना समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी गिवन एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं होती, बट हाँ ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिला हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है एंड वहां पर हम थोड़ा बहुत मेजर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? अब आप खुद सोचो, एक मेटल आपको ज्यादातर प्लस, जैसे सोडियम है, सोडियम आपको कभी मतलब बहुत ही एक्सेप्शन केस हुआ तो ही आपको Na- दिखेगा, वरना अधिकतर हमें सोडियम कैसा मिलता है? Na+ हमेशा। एंड अगर मैं बात करूं Cl की, तो Cl आपको हमेशा Cl- के तौर पे मिलेगा। Cl+ तो मेरे को नहीं लगता कभी देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो यानी कि एक मेटल है ये क्या है? एक मेटल है। और ये क्या है? एक हेलोजन है। ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर है एंड ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड है। तो यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तभी तो इसमें माइनस का चार्ज आया, एंड ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया गेन करने की बजाय। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप खुद वही वाला लॉजिक कि न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो तो बढ़ता जाता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आप, अब हम क्या देखेंगे? पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो, हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर अभी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इस साइड कौन है? नॉन मेटल्स। तो जब वो नॉन मेटल्स है तो यहाँ बढ़ते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा? जब आप राइट टू लेफ्ट आओगे, उल्टा आओगे। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ऑब्वियसली, अभी हमने बात करी। अगर हम बात करें बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो जो बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का वो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घट जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ से आपको ये सब याद भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक जो मेटल होता है ना, जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली ना बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन से? बेसिक। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। तो बस इतना याद रखो कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट घटता है ना, तो यानी कि जो बेसिक ऑक्साइड है उनका नेचर भी लेफ्ट टू राइट कम हो जाएगा।
जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स का भी जो नेचर है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो ये बात करी थी हमने पीरियड्स की, अब हम देखेंगे ग्रुप्स में। देखो, मेटेलिक कैरेक्टर जब हम नीचे जाते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी चैप्टर की, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वही रूल लगाओ। अब अगर मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम घट जाएगा। रिएक्टिविटी की अगर बात करूं तो नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी से इनका मतलब है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हमेशा अपनी प्लस फॉर्म में ही होते हैं, तो इनकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल मेजर देयर रिएक्टिविटी बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी भी, क्योंकि उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घटता है तो इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप घट जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। एंड इनकी रिएक्टिविटी से मेरा मतलब क्या हुआ, कि कितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहे हैं, कितनी ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट विल बी अ मेजर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एनामोलस बिहेवियर, किनका, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना वो थोड़ा एक अलग सा ही, यूनिक सा ही बिहेवियर दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप से मेरा क्या मतलब है कि देखो, जैसे जो पहला एलिमेंट है लिथियम, इसकी प्रॉपर्टीज ना मैग्नीशियम से मैच कर रही हैं, मतलब सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम से मैच कर रही है। कैसे, देखो पढ़ो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, फॉर सपोज हम बात कर रहे हैं लिथियम की और बेरिलियम की, तो जो ग्रुप 13 से 17 है, जैसे कि बोरॉन एंड फ्लोरीन, ठीक है, तो क्या होता है, ये काफी रिस्पेक्ट में डिफर करते हैं, लेकिन लिथियम unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals form compounds which have significant covalent character. The other member of these groups predominantly form ionic group कंपाउंड। अब आप देखो, जो इस ग्रुप के सारे लिथियम वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, एंड जो ग्रुप 2 के हैं वो भी सारे बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, बट जो लिथियम और बेरिलियम है ये दोनों कैसे बनाते हैं, कोवलेंट, आई थिंक मैंने कोवलेंट बोल दिया, सॉरी। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ग्रुप 2 के भी, बट लिथियम और मैग्नीशियम कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा कि मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो दैट इज इट। बट लिथियम और मैग्नीशियम क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनका डायगोनल रिलेशनशिप है। ऐसे ही बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मिलती हैं, बोरॉन की सिलिकॉन से मिलती है, तो इस रिलेशनशिप को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या है, जब सिमिलैरिटी हो जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो कि डायगोनली प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, तो उस रिलेशनशिप को बोल देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम पीरियोडिक लॉ कुछ मतलब टर्म्स पढ़ लेते हैं, वैसे तो सारी पढ़ लेती हैं, तो आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा लास्ट में। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस की। इसी को थोड़ा सा करेक्ट करके ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, जिसने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर की। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और ये ग्रुप्स क्या होती है, वर्टिकल रोज होती है। कितने पीरियड है, 7 पीरियड है, और ये पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किन्हें बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार दिखती है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, यानी कि 14 एलिमेंट्स जो कि लैंथेनम के बाद है, एंड एक्टिनाइड्स कौन, जो 14 एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद है, ठीक है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की दिखती है। एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। देन अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर, एंड 78% से ज्यादा नोन एलिमेंट्स यही हैं। देन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो ये एक्सट्रीम राइट पर प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, मेटलॉइड्स इन दोनों के बीच में होते हैं, एक बॉर्डर लाइन सी बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह। एंड इन्हें मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिलती हैं। अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, या फिर कोई सा भी रेडियाई, तो डाउन द ग्रुप ये सारे रेडियाई बढ़ते हैं, एंड अलोंग द पीरियड ये रेडियाई घटते हैं,
ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। नोबल गैस एलिमेंट्स की बात करें तो नोबल गैस एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि इनके पास या तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये केमिकली इनर्ट होते हैं, नेचर में रिएक्ट नहीं करते। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेसिकली, नॉर्मल लैंग्वेज में याद करो, कितनी पावर है एक न्यूक्लियस के पास, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप तो घटती है एंड अलोंग द पीरियड ये बढ़ती है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? केमिकल रिएक्टिविटी किसी की भी, चाहे अगर हम बात करें मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, डिपेंड करती है, तो वो केमिकल रिएक्टिविटी होगी। अगर मैं बात करूंगी मेटल्स की तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी कि उनके पास कितनी अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें, दैट विल बी देयर केमिकल प्रॉपर्टी। एंड अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी कि वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स की तो जो लेफ्ट पर होते हैं वो बेसिक होते हैं। बेसिक ऑब्वियसली लेफ्ट में कौन होता है? मेटल्स होते हैं। मेटल्स कौन बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। राइट पे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और जो बीच में होते हैं यानी कि वो मेटलॉइड्स वाला जो पार्ट होता है वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल, ठीक है। एक बार ये ओवरव्यू हो गया आपका किसका? पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। एंड इसी के साथ हमने ये धमाकेदार और लेंथी चैप्टर भी कर दिया है कंप्लीट। शायद थोड़ा सा जो लेक्चर है वो भी लंबा हो गया है, बट आई होप इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इवन माइंड में सारी चीजें छप भी जाएंगी, क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ा है। एंड मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर